नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अनुशीलन समिति, जुगांतर ग्रुप और ढाका अनुशीलन समिति का एक रिवीजन करेंगे फटाफट। देखो भैया, बात है 1902 की, कलकत्ता। ठीक है, एक सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी को फॉर्म किया गया। इससे पहले मैंने आपको रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, उसमें मैंने आपको बताया कि भैया जो ये भद्रलोक क्लास थी ये क्या थी। ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी। इन्हीं से ही जो लास्ट वाली वीडियो है उसमें मैंने बताया किस तरह से रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो चुकी थी इस भद्रलोक क्लास के द्वारा। अब ये क्या था वो आपको थोड़ा सा पीछे वाली वीडियो में देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देते हैं कि कलकत्ता में 1902 में एक सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी को फॉर्म किया जाता है और उसका नाम होता है अनुशीलन समिति। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? परमार्थ मित्रा, जिनको शॉर्ट नेम से क्या बोला जाता है? पी मित्रा। और पर्पज क्या था इस अनुशीलन समिति को बनाने का? पर्पज ऑफ फाउंडिंग दिस समिति वाज टू डेवलप फिजिकल स्ट्रेंथ, डेवलप करना, एनकरेज डेवलप करना अमोंग द बंगाली यूथ के अंदर। और इस समिति के अंडर में क्या किया जा रहा था? अनुशीलन समिति के अंडर में ट्रेन किया जा रहा था यूथ को एज ए फिजिकल ड्रिल के लिए। चाहे वो कह सकते हो आप लाठी चलाना, ठीक है, तलवार चलाना, डागर प्ले एंड अदर जो एक्टिविटी, मतलब जो फिजिकल एक्टिविटी है, तलवार चलाना, लाठी चलाना, ठीक है, और जो सारी मूवमेंट है और जो बाकी सारी फिजिकल जो चीजें हैं सिखाना, वो इस अनुशीलन समिति में क्या है किया जा रहा था, ट्रेन किया जा रहा था यूथ को। पी मित्रा अफेक्टेड थे एक नोवेल से। मतलब क्या है कि जो नोवेल था किसका था? वो बंकिम चंद्र चटर्जी का के द्वारा लिखा हुआ नोवेल था। अनुशीलन तत्व इस नोवेल का नाम था, विच एक्सपोंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट फिजिकल, मेंटल, मोरल और स्पिरिचुअल कैपेबिलिटीज। इस नोवेल से बंकिम चंद्र चटर्जी के इस नोवेल से बहुत ज्यादा प्रभावित थे पी मित्रा। और इस नोवेल में बंकिम चंद्र चटर्जी ने राउंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, चाहे वो मेंटल हो, मेंटली हेल्थ हो, ठीक है, मोरल हो, स्पिरिचुअल कैपेबिलिटी को बहुत डिटेल में समझाया था। और पी मित्रा ने इस नोवेल से प्रभावित होकर जो इस सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम क्या था? अनुशीलन समिति। इसको कब बनाया गया? 1902 में। अब भैया अनुशीलन समिति तो बन गई थी 1902 में। 1905 में क्या होता है? बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाता है। फॉर अगेंस्ट दिस नेशनलिस्ट लीडर लॉन्च स्वदेशी एडवोकेट मूवमेंट, जो हमने पढ़ ली वो स्टार्ट हो जाती है। जो नेशनलिस्ट लीडर हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। फॉर दिस अनुशीलन समिति क्या करती है? लीडर्स नॉट हैप्पी, दे वांट बिग रिवोल्यूशन मस्ट हैपन। जो अनुशीलन समिति के लीडर थे ना, वो हैप्पी नहीं थे इस स्वदेशी एडवोकेट मूवमेंट से। वो कह रहे थे कि भैया हमें एक बड़ा रिवोल्यूशन है उसको स्टार्ट करना चाहिए, वो होना चाहिए अगेंस्ट बंगाल पार्टीशन के खिलाफ। बट पी मित्रा डोंट वांट एनी वॉयलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन जो पी मित्रा थे, जो फाउंडर थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का जो वॉयलेंट स्ट्रगल हो अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो। फॉर दिस अनुशीलन समिति लीडर्स नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाई। और पी मित्रा की इस बात से जो अनुशीलन समिति के जो और बाकी लीडर थे ना, वो खुश नहीं थे, सेटिस्फाई नहीं थे। दिस मेंबर गोट देयर लीडर इन अनुशीलन समिति हु लेड देम इन वॉयलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश स्ट्रगल। ये जो बाकी अनुशीलन समिति के जो लीडर थे ना, जो लोग थे, वो क्या चाहते थे कि भैया हमारा जो लीडर है ना पी मित्रा, वो वॉयलेंट स्ट्रगल में हमारा साथ दे इस ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, जो इन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया इसके खिलाफ। लेकिन पी मित्रा क्या उनको इस चीज की अनुमति नहीं दे रहे थे, उस चीज में इनका साथ नहीं दे रहे थे। वरिंद्र कुमार घोष बिकम द लीडर ऑफ यंग मेंबर ऑफ द समिति हु वांटेड मोर वॉयलेंट स्ट्रगल। अब भैया इनके जो लीडर है मेन, वो कौन बनते हैं? वरिंद्र कुमार घोष क्या है? ये बनते हैं लीडर ऑफ यंग मेंबर ऑफ द समिति। वो इस समिति के सबसे यंग लीडर बनते हैं। ठीक है, और ये क्या चाहते थे कि भैया मोर वॉयलेंट स्ट्रगल हो। मीन्स इन अनुशीलन समिति हैव टू ग्रुप नाउ। अब क्या है ना, देखो ये जो यहाँ पे बात बोल रहे हैं ना, जो ये लीडर बन जाते हैं वरिंद्र कुमार घोष, ये अपने साथियों को लेके ये क्या कह रहे हैं कि भैया काफी वॉयलेंट स्ट्रगल हो ब्रिटिश के खिलाफ। और एक साइड में पी मित्रा और उनके कुछ लोग। तो यहाँ पे अब क्या है, दो ग्रुप ये अलाउड नहीं कर रहे हैं कि जो ये वॉयलेंट स्ट्रगल हो ये हो। अब ये तो चाह रहे हैं, अब इनके लीडर कौन बन गए हैं? वरिंद्र कुमार घोष हैं, वो ये तो चाह रहे हैं। अब अनुशीलन समिति में ही दो ग्रुप बन गए हैं, एक पी मित्रा वाला ग्रुप और एक वरिंद्र कुमार घोष वाला ग्रुप। ठीक है, दिस रेडिकल ग्रुप लेड बाय वरिंद्र कुमार घोष लिटिल ब्रदर। इनके लिटिल ब्रदर कौन थे? अरबिंदो घोष। 1905 में क्या होता है? दिस ग्रुप पब्लिश पॉलिटिकल पैम्पलेट भवानी मंदिर। ठीक है, रिटन बाई किसके द्वारा? ये जो छोटे भाई थे ना वरिंद्र कुमार घोष के, अरविंदो घोष, इनके द्वारा लिखा गया था ये डिटेल प्लान मेंशन इन पॉलिटिकल पैम्पलेट। इस पैम्पलेट में काफी डिटेल प्लान लिखा हुआ था। दैट इंडिकेट डिटेल प्लान फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए सेंटर ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। और इस पैम्पलेट में लिखा हुआ था किस तरह से जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं उनको स्टार्ट किया जाएगा, उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। और 1906 में ये ग्रुप स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो ये रिवोल्यूशनरी
रिवॉल्यूशनरी लीडर थे ना, जो ये अरविंदो घोष, इन्होंने जो पैम्पलेट फेंका जिसमें जो सारी डिटेल लिखी हुई थी कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये सेंटर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का, तो यहाँ पे एक ग्रुप बनता है। ग्रुप का नाम क्या था? जुगांतर ग्रुप, विच वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर प्रीचिंग मोर वायलेंट आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। एक वीकली न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया गया, ठीक है। और इस न्यूज़पेपर में क्या होता था? सारी यही जो स्ट्रगल कैसे करनी है, आम जो वॉयलेंट आर्म जो स्ट्रगल है वो कैसे स्टार्ट करनी है ब्रिटिश रूल के खिलाफ। और इस पेपर के जो एडिटर थे वो कौन थे? वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता, लिटिल ब्रदर ऑफ विवेकानंद के जो छोटे भाई थे। छोटे भाई का नाम क्या था? विवेकानंद के छोटे भाई का नाम भूपेंद्र नाथ दत्ता। उसके बाद 1907 में क्या होता है? वीरेंद्र कुमार घोष क्या करते हैं? एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है वर्तमान रणनीति, ठीक है। इस बुक में क्या था? रूल्स ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर, वर्तमान रणनीति, रूल्स ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। ये बुक इनके द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा? वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा। आज भी मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हो। दिस बुक वॉज टेक्स्ट बुक फॉर एवरी रिवॉल्यूशनरी इंडियन के लिए टेक्स्ट बुक थी, कैसे क्या करना है। कैन से एनी रिवॉल्यूशनरी इंडियन ट्रेनिंग स्टार्ट फ्रॉम दिस बुक। किसी भी रिवॉल्यूशनरी इंडियन की जो ट्रेनिंग है वो कहां से स्टार्ट होगी? इस बुक के द्वारा। एवरी इंडियन कनेक्ट विद रिवॉल्यूशनरी इंडियन थ्रू जुगांतर, मतलब जो ये ग्रुप बन चुका था क्रांतिकारियों का, इसके थ्रू क्या है? हर इंडियन कनेक्ट कर पाएगा। बाय जुगांतर न्यूज़पेपर था ये, इट बिकम ए रिलाइंग फोर्स बिहाइंड द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। और इस न्यूज़पेपर की हर एक लाइन में क्या है? रिवॉल्यूशन की बात होती थी। 1906 में क्या है? ब्रिटिश पुलिस ऑन बार्शियल कॉन्फ्रेंस लाठीचार्ज कर देती है। देखो क्या होता है, 1906 में ब्रिटिश पुलिस क्या करती है? जो बार्शियल कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, उसके ऊपर लाठीचार्ज कर देती है। जुगांतर कंडेम करता है। जुगांतर जो ग्रुप कह लो न्यूज़पेपर है जो ये कंडेम करता है स्ट्रांगली एंड अपील टू कंट्री, और कंट्री से अपील करता है दैट 30 करोड़ ऑफ पीपल इनहेबिटिंग इंडिया मस्ट रेज देयर 60 करोड़ हैंड्स टू ऑपरेशंस। जुगांतर ग्रुप क्या करता है कि भैया स्ट्रांगली तो कंडेम करता है जो ये लाठीचार्ज हुआ इसको, और उसके बाद अपील करता है कंट्री से कि भैया तुम 30 करोड़ लोग इन ब्रिटिशर्स को भगा नहीं सकते हो। भाई 30 करोड़ हो तो 60 करोड़ क्या हैंड्स हो गए, तो आप इन लोगों को भगा नहीं सकते हो यहाँ से। फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड बाय फोर्स। उसके बाद बार्शियल कॉन्फ्रेंस वाज ए ऑल बंगाल प्रोविंस लीडर्स कॉन्फ्रेंस थी। जो ये बार्शियल कॉन्फ्रेंस थी ना जिसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, ये क्या थी? ऑल जो बंगाल प्रोविंस थे ना उनमें जो लीडर थे उनकी कॉन्फ्रेंस थी, दैट हैपेंड एवरी ईयर, जो हर साल होती थी। और 1906 में जो बार्शियल कॉन्फ्रेंस थी ना ये बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि जस्ट 6 महीने पहले ही 1905 में क्या है? बंगाल का पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था, और यहाँ पे बंगाल के सभी लीडर्स इकट्ठा होने वाले थे। और प्लान ये था कि बंगाल के लोगों को, हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने के जो प्लान था वो था, इस बार्शियल कॉन्फ्रेंस का प्लान था कि हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा किया जाएगा। और ऊपर से पहले ही जुगांतर क्या है? लोगों को क्रांतिकारियों से सीधा जोड़ रहा था। वर्ड जुगांतर वॉज टेकन फ्रॉम, जो ये वर्ड जुगांतर था ये कहाँ है? टाइटल ऑफ ए सोशल नॉवल। सोशल नॉवल क्या? जुगांतर बाय शिवनाथ शास्त्री। जो ये जुगांतर का जो ये टाइटल दिया गया ये किसके द्वारा दिया गया था? शिवनाथ शास्त्री के द्वारा। इसका मतलब है न्यू इरा। जुगांतर का मतलब क्या है? न्यू इरा। वी सो दैट इन अनुशीलन समिति में हमने देखा है इन न्यू ग्रुप स्टार्ट, जुगांतर ग्रुप स्टार्ट हो गया था। 2 ग्रुप, एक पी मित्रा का और एक जो वीरेंद्र कुमार घोष का। सितंबर 1906 में पी मित्रा विजिटेड द न्यूली क्रिएटेड प्रोविंस ऑफ ईस्टर्न बंगाल में। पी मित्रा जो ये पार्टीशन के बाद हो गया था ना ईस्टर्न बंगाल, इसमें जाते हैं प्रोविंस में। ड्यूरिंग दिस विजिट ही मेट पुलिन बिहारी दास, और इस विजिट पे ये किन से मिलते हैं? पुलिन बिहारी दास से मिलते हैं। पी मित्रा इम्प्रेस बाय पुलिन बिहारी दास, और पी मित्रा क्या है? काफी इम्प्रेस होते हैं पुलिन बिहारी दास से। पी मित्रा नॉमिनेटेड पुलिन बिहारी दास इन अनुशीलन समिति टू ऑर्गेनाइज। पी मित्रा नॉमिनेट करते हैं पुलिन बिहारी दास को अनुशीलन समिति में। ढाका चैप्टर ऑफ अनुशीलन समिति क्या है ना, जो पुलिन बिहारी दास है वो अनुशीलन समिति से तो जुड़ चुके हैं। अब ढाका में क्या है? ढाका चैप्टर ऑफ अनुशीलन समिति ये स्टार्ट होता है। मतलब जो ये पुलिन बिहारी दास है ना, ये ढाका में क्या करते हैं ना, जो ये स्टैब्लिश करते हैं अनुशीलन समिति की काफी सारी ब्रांचेस। पुलिन बिहारी दास 1906 में स्टैब्लिश करते हैं ढाका अनुशीलन समिति, ठीक है। जहाँ पे रहते थे वहीं पे ढाका अनुशीलन समिति से पहले क्या ढाका लगा दिया, जहाँ की है, ठीक है, ढाका अनुशीलन समिति। विद जुगांतर ग्रुप ढाका अनुशीलन समिति ऑल्सो नाउ कनेक्ट विद अनुशीलन समिति। जुगांतर ग्रुप तो अनुशीलन समिति से कनेक्ट था ही, अब ढाका जो अनुशीलन समिति है, जो किन ने मिलके, पी मित्रा और इन्होंने मिलके ढाका में स्टैब्लिश की है कि इन्होंने
पुलिन बिहारी दास ने, ये भी अब कनेक्ट कर रही है, किससे कनेक्ट है, अनुशीलन समिति से। और ढाका अनुशीलन समिति की एक ब्रांच तो ढाका में खुल गई, लेकिन उसके बाद ढाका अनुशीलन समिति ने अपनी ब्रांचेस इतनी तेजी से खोलने स्टार्ट कर दी कि एक टाइम पे 500 से ज्यादा ब्रांचेस थी सिर्फ ढाका में ही। ये तो ढाका की बात हो रही है, कुछ ब्रांचेस इनकी बंगाल के बाहर भी थी। और ऊपर से ढाका अनुशीलन समिति और जो कलकत्ता अनुशीलन समिति है जो पी मित्रा की है, इनके विचारों में क्या है, थोड़ा फर्क आ गया था। और अब ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। कौन सी? ढाका में पुलिन बिहारी दास अपनी जो ढाका अनुशीलन समिति है उसमें काम कर रहे हैं, और पी मित्रा कलकत्ता में। ये अपना अलग अलग दोनों समिति में जो विचारधारा उसको लेके अलग अलग चल रही हैं। ये पहले कनेक्ट थे, अब ये कनेक्ट नहीं है, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं दोनों। अदर साइड जुगांतर ग्रुप स्टार्ट सम रॉबरीज, और दूसरी साइड में जो जुगांतर ग्रुप हैं, जो ये लीडर्स हैं जुगांतर ग्रुप के, ये क्या है, रॉबरी स्टार्ट कर देते हैं। वर प्लान टू फाइनेंस द प्लान ऑफ रिवॉल्यूशनरीज। अब ये डकैती करते थे, तो मैंने आपको बताया था कि पैम्पलेट फेंक देते थे। पैम्पलेट में क्या लिखा होता था वो भी मैंने आपको पीछे बता दिया कि भैया ये हम जो फ्यूचर गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, उसके लिए ये सारी रॉबरी कर रहे हैं। जब आजाद हो जाएगा देश तो ये सारे पैसे आपको वापस लौटा दिए जाएंगे। अब इन रॉबरीज की वजह से इनके पास जो जुगांतर ग्रुप के जो लीडर्स हैं, इनके पास असला तो आ गया। असला बोले तो सिर्फ यहाँ पे इनके पास बंदूकें आई थी, बम नहीं आया था। भाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए तो इनको सारे अच्छे बम भी चाहिए, बंदूक भी चाहिए। तो अभी कमी किसकी थी? सिर्फ बम की कमी थी। और उस समय इन जुगांतर ग्रुप का एक लीडर, अनदर लीडर ऑफ ग्रुप केम बैक फ्रॉम फ्रांस से वापस आ चुका था आफ्टर लर्निंग द आर्ट ऑफ बॉम्ब मेकिंग। बॉम्ब बनाने की जो टेक्निक है वो सीख के इनका जो लीडर था वो फ्रांस से वापस आ चुका था। और इस लीडर का नाम क्या था? हेमचंद्रा दास खुनुनगो। उसके बाद बॉम्ब फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पे? मनिक टोला गार्डन हाउस में सीक्रेटली काम हो रहा था ये, ठीक है, छुप छुप के। और बम बनने के बाद 3 अटैक प्लान किए गए। पहला अटैक होगा भैया कहाँ पे? अक्टूबर 1907 में बैम्फिडी फुलर के ऊपर, जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ईस्ट बंगाल के, ये गवर्नर थे। और एक प्लान होगा, दूसरा जो अटैक है वो प्लान होगा कहाँ पे? दिसंबर 1907 में एंड्रयू फीजर के ऊपर, ये थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल। और तीसरा अटैक प्लान किया गया अप्रैल 1908 में किंग्स फोर्ड के ऊपर। ही वॉज द जज ऑफ मुजफ्फरपुर हु लेड अवॉर्डेड सर्व पनिशमेंट फॉर माइनर ऑफेंस ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे। जो माइनर कोई ऑफेंस होगा ना, कोई छोटी मोटी गलती होगी किसी से, तो उसके ऊपर ये कड़ी से कड़ी सजा देता था, लाइफ इम्प्रिजमेंट की या फांसी की सजा भी दे देता था। तो इसके ऊपर भी ये अटैक प्लान किया गया। अब देखो भैया रिजल्ट क्या रहा इन तीनों अटैक का। पहला अटैक किया गया प्रफुल्ला चाकी के द्वारा ऑन अक्टूबर 1907 को, व्हेन ही थ्रो, एक बॉम्ब फेंकते हैं ये फुलर के ऊपर, बट ही डिड नॉट सक्सीड। लेकिन उसमें फुलर बच जाते हैं और ये इनका जो ये प्लान था, ये जो अटैक था, ये फेल कर जाता है। सेकंड अटैक होता है, अटेम्प्ट किया जाता है। ही वॉज मेड टू ब्लो अप द ट्रेन बाई विच एंड्रयू फेजर वॉज ट्रेवलिंग। ये सेकंड प्लान में ये था कि जिस ट्रेन से ये एंड्रयू फीजर है ये ट्रेवल कर रहा है, उस ट्रेन को ही उड़ा दो। ट्रेन हैड बीन डीरेल, ट्रेन डीरेल तो कर गई, लेकिन जो ये एंड्रयू फीजर था ना, ये बच गया, ठीक है, कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई। उसके बाद तीसरा जो अटैक किया गया अप्रैल 1908 में प्रफुल्ला चाकी के द्वारा एंड खुदीराम बोस के द्वारा, ये अटैक करते हैं। इन दिस अटैक में क्या होता है? इंस्टेड ऑफ किंग्स फोर्ड 2 इनोसेंट लेडीज गोट किल्ड। भाई जिसको ये मारने के लिए गए थे किंग्स फोर्ड को, वो तो बच जाता है, उसकी जगह पे 2 जो इनोसेंट लेडीज थी ना, वो मर जाती हैं। उसके बाद क्या होता है? खुदीराम बोस को हैंग कर दिया जाता है, जो यहाँ पे जिसने थर्ड प्लान में साथ दिया था ना, थर्ड अटैक में साथ दिया था, इसको क्या है, हैंग कर दिया जाता है, फांसी की सजा दी जाती है 11 अगस्त 1908 को। दूसरा जो ये प्रफुल्ला चाकी ना, ये अपने आप को गोली मार लेता है, ठीक है। बच गए कौन थे? खुदीराम बोस। इनको पकड़ लिया जाता है और इनको फांसी की सजा दी जाती है। कब? 11 अगस्त 1908 को। खुदीराम बोस को जब हैंग किया गया था ना, तब ये 18 साल के थे। सोच सकते हो कितना जज्बा होगा इनके अंदर। खुदीराम बोस को जब फांसी पे लटकाया गया तो इनका जो रिएक्शन था ना उस टाइम पे, इमीडिएट रिएक्शन, जस्ट एक स्माइल थी और कुछ भी नहीं। और इस चीज के बारे में जो यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था ना खुदीराम बोस वाला, इसके बारे में बाल गंगाधर तिलक ने भी इसके बारे में लिखा था। और स्वराज न्यूज़पेपर ने तो इनके बलिदान के ऊपर पोएम पब्लिश की थी, गिव अप फियर इवन इफ कॉस्ट ऑफ लाइफ। अब जो ये पोएम लिख दी, जो एडिटर थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद मई 1908 में पुलिस सर्च कर रही थी मानिक टोला गार्डन हाउस एंड फाउंड बॉम्ब, डायनामाइट एंड कार्टेज।
पुलिस क्या है ना, इन रिवॉल्यूशनरीज को क्या है, किसी भी तरह का जो ब्रेथिंग स्पेस है ना वो नहीं देना चाहती थी कि भाई इनको कुछ टाइम दे दिया तो ये अपने आप को फिर से प्रिपेयर कर लेंगे। तो 1908 में क्या है, छापा मार दिया गया मानिक टोला जो गार्डन हाउस है इस पे, और उसमें इनको क्या क्या मिला, बॉम्ब मिला, डायनामाइट मिले, कार्टिस बंदूकें मिली, गोलियां मिली, ठीक है। बॉम्ब्स के अलावा कई सारी जो क्रांतिकारी बुक थी वो भी यहाँ पे इनको मिली ब्रिटिश गवर्नमेंट को। 34 जो मेंबर थे ना जुगांतर ग्रुप और अनुशीलन समिति के, उनको अरेस्ट कर लिया गया। जो बड़े लीडर थे उनको वीरेंद्र कुमार घोष, अरबिंदो घोष, भूपेंद्र नाथ दत्ता और हेमचंद्र दास कोनोइन को भी अरेस्ट कर लिया गया। और ये जो बड़े बड़े लीडर थे ना, इनके ऊपर केस चलाया गया, ठीक है। और इन केस का नाम क्या था, मनिकोटला गार्डन केस या अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है। जज ने इन सब को कड़ी से कड़ी सजा दी, हेवीएस्ट जो पॉसिबल पनिशमेंट थी ना वो दी गई इनको। ड्यूरिंग द इम्प्रिजमेंट, मतलब जब ये जेल में थे तब जो ये रिवॉल्यूशनरीज है ना, इनके ऊपर पुलिस ने 3rd डिग्री चार्ज किया, और जो इनह्यूमन मेथड थे ना वो भी इनके ऊपर यूज किए, बिल्कुल कुचलने के लिए कि भैया इनको बिल्कुल ऐसे कुचल दो, बिल्कुल खत्म कर दो। सजा होगी वो तो अलग, लेकिन उससे पहले इनको इतना तोड़ दो कि ये वैसे ही खत्म हो जाए। 1908 में अंडर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट सेवरल समितिज एंड एसोसिएशन वर बैन, इंक्लूडिंग ढाका अनुशीलन समिति को भी बैन कर दिया गया। 1908 में क्या है ना, जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास होता है ना, इस एक्ट के थ्रू जो काफी सारी समिति चल रही थी, वो चाहे वो अनुशीलन समिति क्यों ना हो, इन सबको बैन कर दिया गया। और 1910 में पुलिन बिहारी दास को क्या है, अरेस्ट कर लिया गया। 1913 में क्या होता है, इंडियन प्रेस एक्ट को पास किया जाता है। विद दिस एक्ट इन प्लेस पेपर लाइक जुगांतर हैड टू चेंज देयर कोर्स एंड वेंट अंडरग्राउंड। ये जो 1913 का इंडियन प्रेस एक्ट पास हुआ ना, इसमें क्या है, जो ये सारी चीजें थी इस एक्ट में, ये था प्लेस पेपर, ये सब क्या है भाई बंद कर दिए, क्लोज कर दिए। लेकिन जुगांतर क्या है, अंडरग्राउंड जो अपनी एक्टिविटी है ना वो चलाए रख रहा था, अंडरग्राउंड अपनी जो एक्टिविटी है उनके ऊपर काम कर रहा था। इज दिस द एंड ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन बंगाल? तो भैया बिल्कुल नहीं। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कंटिन्यू डिस्पाइट सीवियर मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट। भैया कितने ही सीवियर मेजर ये लेने के बाद भी जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी ना वो भी कंटिन्यू थी, वो बिल्कुल नहीं रुकी। 1910 और 1914 के बीच में ढाका अनुशीलन समिति वॉज द मेजर रिवोल्यूशनरी ग्रुप बिहाइंड द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन बंगाल। ये सारे स्टेप करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतना सब कुछ करने के बाद भी जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी ना वो बंद नहीं हुई थी। और इसी टाइम के चलते चलते ना ढाका जो अनुशीलन समिति थी ना वो भैया मेजर रिवोल्यूशनरी ग्रुप था उस टाइम पे। कब? 1910 और 1914 के बीच में। और यहाँ पे नए लीडर उभरे जिनका नाम था तोन गुप्ता और मक्खन लाल। ये नए लीडर उभरे, ये ढाका अनुशीलन समिति को लीड कर रहे थे। और इस समय कई बड़े और इनफेमस जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे ना उनका मर्डर कर दिया गया। पैसे इकट्ठे करने के लिए कई सारी डकैती की गई। तो ये सारे काम तो हो ही रहे थे ढाका अनुशीलन समिति के द्वारा, चाहे कितने भी बड़े और सीवियर जो स्टेप थे ना वो लिए हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। 1912 में एक बॉम्ब वॉज थ्रोन एट द वायसराय लॉर्ड हार्जिंग के जो वायसराय थे उनके ऊपर एक बॉम्ब फेंका गया। व्हेन ही वाज एंटरिंग दिल्ली पुलिस डिस्कवर्ड लिंक ऑफ बंगाल रिवोल्यूशनरी एंड पंजाब रिवोल्यूशनरी इन दिस केस। जब लॉर्ड हार्जिंग जब आ रहे थे तो उनके ऊपर बॉम्ब फेंका गया और दिल्ली पुलिस ने डिस्कवर किया कि इस साजिश में किसका हाथ है, जो पंजाब के रिवोल्यूशनरीज हैं, क्रांतिकारी हैं, और बंगाल के इन दोनों का हाथ है। उसके बाद 1914 से 1918 पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। दिस वाज पीरियड फेवरेबल फॉर इंडियन रिवोल्यूशनरीज। इंडियन रिवोल्यूशनरी गोट हेल्प फ्रॉम जर्मनी हु वाज फाइट अगेंस्ट ब्रिटेन के अगेंस्ट में काम कर रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन टर्म ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन। भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी क्या है, अगेंस्ट था ब्रिटेन के, तो ये दोनों अपोजिशन साइड में थे। भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक साइड में जर्मनी, दूसरी साइड में क्या है ब्रिटिशर, ये ब्रिटेन था, तो ये लड़ रहे थे। तो जर्मनी से क्या है हेल्प मिल रही थी आर्म और एम्यूनेशन की, किनको, इन इंडियन रिवोल्यूशनरीज को। और ब्रिटिश गवर्नमेंट बंगाल में जो रिवोल्यूशनरीज थे ना उनको पूरी तरह से दबा नहीं पाई। और ये सारी बातें किसमें आपको देखने को मिलेंगी, ये सारी बातें लिखी हुई थी रोलेट कमेटी की रिपोर्ट में। और ब्रिटिश गवर्नमेंट बंगाल में जो रिवोल्यूशनरीज थे ना उनको पूरी तरह से दबा नहीं पाई। और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है बंगाल में जो रिवोल्यूशनरीज थे ना उनको पूरी तरह से दबा नहीं पाई। रोलेट कमेटी ने भी बताया कि भैया इस टाइम पीरियड में 1906 से लेके 1917 तक कितनी डकैती हुई, कितने मर्डर हुए। तो इन्होंने बताया कि 110 डकैती की गई और मर्डर कितने हुए, 66 मर्डर हुए, ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया। तो होप आपको गाइज इस वीडियो के थ्रू एक रिवीजन हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।